तो इससे पहली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र, ठीक है, वो स्थापित कराया था हमने। अब उसी फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को जरा हम सोल्व करते हैं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला गया, ठीक है, आंसर नंबर 1 होगा। यहाँ पर बोला HCl का एक अणु 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। HCl का एक अणु है, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया, उसने हमें दे दिया कि विद्युत क्षेत्र भी कितना है, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र E का मान उसने हमें दे दिया, कितना दिया वो 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ये किसका दिया मान उसने हमें, विद्युत क्षेत्र का, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी उसने। यदि विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, यानी कि थीटा का मान उसने दे दिया 30 डिग्री। कितना दे दिया, 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र रहा होगा इस तरीके से, समरूप विद्युत क्षेत्र रखा होगा, ये समरूप विद्युत क्षेत्र होगा ये, ठीक है। समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया, ठीक है, और वो जो विद्युत द्विध्रुव है वो एक HCl का अणु है। किसका अणु है भैया, HCl का, ठीक है। ये एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है इस तरीके से, ठीक है। इधर हमने रख दिया H+, इधर रख दिया Cl-, इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो ये बन गया एक विद्युत द्विध्रुव, क्या बन गया ये विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये जो समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र E का मान भी उसने हमें दे दिया, कितना दिया 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और उसने कहा कि समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ में जो विद्युत द्विध्रुव है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की हमें क्या करनी, गणना करनी है, ठीक है। हमें बलयुग्म आघूर्ण यानी कि टॉर्क क्या करना, ज्ञात करना। और जबकि द्विध्रुव की उसने लंबाई दे दी, इस द्विध्रुव की उसने लंबाई दी हमें कितनी, ठीक है 1.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस द्विध्रुव की उसने लंबाई दे दी, ठीक है, यानी कि 2L का मान दे दिया उसने, कितना कितना दिया उसने, कितना दे दिया 1.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से सॉल्यूशन, अब हमें क्या करना, बलयुग्म आघूर्ण निकालना, टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है हमारा P E साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई, P E साइन थीटा होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब देखो ये P E साइन थीटा हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमें थीटा भी उसने दे दिया 30 डिग्री है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर दी उसने, लेकिन P नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया, P हमें निकालना पड़ेगा खुद। अब यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर इसकी लंबाई भी दे दी, जो विद्युत द्विध्रुव है वो कितनी है 2L, यानी कि 1.6 एंगस्ट्रॉम उसने दिया है, ठीक है। अब ये HCl का अणु है, जब HCl का अणु क्या होगा, आयनित होगा, तो वो H+ आयन और प्लस Cl- आयन क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा हो, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उत्सर्जित कर रहा है, एक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर वो आवेश का मान भी पता होता है कितना होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर Q बराबर, भाई यहाँ पर Q का मान जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻�19 कूलम। इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, उनकी उसका परिमाण चाहिए होता है, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, हमने कहा चूंकि भाई P का मान तो उसने दे नहीं रखा हमें, लेकिन P का हमें फॉर्मूला पता है, P बराबर फॉर्मूला होता है Q गुणा 2L, ठीक है। तो हम कहेंगे टॉर्क बराबर यहाँ पर होगा Q गुणा 2L, और गुणा में क्या है इसके E साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आराम से मान रखो, यहाँ पर देखो टॉर्क बराबर Q का मान बताओ कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻�19, ठीक है, ये होता है गुणा 2L, भाई 2L का मान दिया उसने 1.6, ठीक है। ये दे रखा है उसने एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में चेंज करोगे
तो आप लोगों को प्राप्त होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और ये उसने आवेश का मान दे रखा हम 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है, क्यू का मान दे रखा है। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर जो 2ls का मान कितना होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है, गुणा फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 30 डिग्री, कितना दिया 30 डिग्री ऐसे दे रखा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से इसे कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क बराबर, तो यहाँ पर देखो आवेश का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है, और यहाँ पर 2L का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है। फिर बच रहा E, भाई E का मान भी उसने दे रखा हमें कितना 10 की पावर 4, कितना दिया भाई 10 की पावर 4 गुणा में क्या है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दी उसने 30 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, संख्यात्मक मान की गुणा कर दो, ठीक है। अब हम इसकी गुणा इसके साथ करोगे, ठीक है, 16 की गुणा भाई 16 तक कर दो, पॉइंट अपने आप लगा देंगे बाद में। 16 की 96 आएगा 6 हासिल लगे 9, 16 कम 16 और 9, 16 और 9 कितना होगा 25, यानी कि 256 होगा, ठीक है। एक का अंक के बाद पॉइंट थी, एक और एक दो, एक दो, दो अंकों के बाद पॉइंट, यानी कि गुणा करके होगा हमारा 2.56 गुणा, ठीक है। पावर वाले एक साइड करोगे, देखो 10 की पावर माइनस के 19 और 10 की पावर माइनस के 10 कितना हो गया 10 की पावर माइनस के 29 गुणा 10 की पावर 4 और गुणा साइन 30 की वैल्यू सभी को पता, 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ा रखा मैंने, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। दो तो ऐसे काटो, 2 ही कम 2 ऐसे काटोगे, 2 ही कम 2 पॉइंट 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो टॉर्क बराबर आएगा हमारा फाइनल आंसर 1.28 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, माइनस के 29 मतलब 4 गए प्लस वाले कितने बचेंगे 10 की पावर माइनस के 25, ठीक है। और इसका मात्रक आप लोगों को क्या लिखवाया था मैंने, टॉर्क का मात्रक क्या लिखवाया था न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। आंसर फाइनल नोट करो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री कोण पर संरेखित है, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। जो चीज हमें दे रखी उसके अकॉर्डिंग हम लिखते चलेंगे क्या क्या चीज हमें दिया, ठीक है। उसने हमें बोला कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ये हमने बना दिया एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया, ठीक है, ए बी नाम का कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया, ठीक है। जैसे हम विद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो इस पर एक प्लस का क्यू आवेश होगा, एक माइनस का क्यू आवेश होगा, इसके बीच की दूरी होगी 2L, क्या होगी भाई 2L, ठीक है। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रहा है ये, ठीक है। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र का मान भी उसने दे दिया, ए का मान दे दिया उसने 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो बल युग्म आघूर्ण जो यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका भी उसने मान दे दिया, देखो शुरू में दिया 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम इंटू मीटर, ठीक है। ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान उसने दिया, तो जो चीज हमें दे रखी है ना लिखो, सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण दिया उसने P बराबर 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम इंटू मीटर, ये दिया उसने सबसे पहले, ठीक है। फिर उसने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी, यानी कि E का मान दिया उसने, कितना दिया 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया उसने,
फिर उसने थीटा का मान दिया कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, ठीक है। उसने कहा थीटा जो है वो है 30 डिग्री। कितना है भैया? 30 डिग्री, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म आघूर्ण का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। खुले खुले शब्दों में सारी चीज उसने कैलकुलेट करके पहले ही दे रखी है आप लोगों को। देखो, तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई। तो टॉर्क बराबर पी का मान खुले खुले शब्दों में कहा उसने कितना है भाई, 4 × 10⁻⁹ गुणा ई। भाई ई का मान भी उसने दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, 5 × 10⁴ बताओ दे रखा नहीं, गुणा। फिर उसने दिया साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू हो उसने दी, उसने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क बराबर 5 × 4 कितना हो गया 20, और 10⁻⁻9 मतलब 10⁴ गए, कितना बचा 10⁻⁻5, और गुणा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। दो तो काटो, 2 कम 2 से काटोगे, 2 2 7 20, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क बराबर कितना आया 10 × 10⁻⁻5, ठीक है। और इसे सही करके लिखेंगे, देखो टॉर्क बराबर ये 10⁻1 प्लस की, ये 10⁻⁻4 है, तो इसे लिख सकते हम 10⁻, देखो ये 10⁻1 है, ये 10⁻5 है, 10⁻5 में तो 10⁻1 घटाओ, प्लस की कितना बचेगा 10⁻4, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट कीजिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 नंबरों में पूछा जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में काफी बार आ भी रखा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें बताना कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा तो उस पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। जब भी कोई इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा, तो उसे क्या करना, आप लोगों को उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और सबसे पहले देखो उसमें किसकी बात करी, उसने किसकी बात करी, बलयुग्म आघूर्ण की। किसकी बात करी उसने, बलयुग्म आघूर्ण की। तो वो जो बलयुग्म आघूर्ण है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है। यहाँ लिखोगे आंसर में वी नाउ दैट, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब जो जो चीज इसमें हमें दिखाई देगी फॉर्मूले के अंदर, जो जो चीजें हमें दिखाई देगी उन्हीं बातों पर निर्भर करेगा। देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टॉर्क बराबर फॉर्मूला होगा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है भाई, पी ई साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें कौन कौन सी चीज यूज हो रही, ठीक है। पहले देखो क्या आ रहा, पी, पी का मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर बलयुग्म आघूर्ण भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका मान कम होगा तो बलयुग्म आघूर्ण का मान भी कम होगा, क्योंकि इसके क्या है बराबर होगा, इसमें ये बराबर होगा, ठीक है, यानी कि इस पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो बलयुग्म आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो बलयुग्म आघूर्ण का मान भी कम होगा, तो दूसरी चीज इस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। फिर इसके बीच बनने वाले जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र, इसके बीच बनने वाला जो कोण उस थीटा पर भी वो क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो 3 चीज पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे जरा ध्यान से, इसमें देखो आंसर में, तो इसमें आंसर में लिखोगे, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर, पहला जो पॉइंट है पहली बात पर निर्भर करेगा, विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला, कार्य करने
वाला विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। बल युग्म आघूर्ण बोले तो टॉर्क, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी, किन किन बातों में, पहली बात ये होगी कि विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बल युग्म आघूर्ण वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। पहला पॉइंट ये, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है, देखो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला, कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण टॉर्क, ठीक है। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, समरूप विद्युत क्षेत्र E पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी बात ये होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, जिसे बोलते हैं टॉर्क। विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P तथा समरूप विद्युत क्षेत्र, तथा समरूप विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र E के बीच, के बीच बनने वाले, बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है, ठीक है। इस पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित हो तो उस पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करेगा, ठीक है। दूसरा, समरूप विद्युत क्षेत्र E पर निर्भर करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा समरूप विद्युत क्षेत्र E, इसके बीच बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है। तीन चीजों पर निर्भर करता है, जो कि हमने फॉर्मूले से लिख कर दिखा दिया, आप लोगों को नोट कीजिए। समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र ज्ञात करना, ठीक है। ये सीखेंगे हम, ठीक है। ये ज्ञात करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होगा तो उस विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, उसका सूत्र स्थापित करेंगे, ठीक है।
चलो अब हम करते हैं, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर स्थित होती है। यहाँ देखो मैंने क्या बना दी है, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, जो एक दूसरे से एक समान दूरी पर स्थित है। ये क्या बना रहा भाई मैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बनाया, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र इसे बोल दिया मैंने ई। ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र ई के अंदर हमने क्या करा, एक विद्युत द्विध्रुव रखा। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव का नाम रख दिया मैंने ए बी। क्या नाम रख दिया, ए बी। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ए बी नाम का एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया मैंने, जो कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अभी साम्य अवस्था में स्थित है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो ये एक कौन सी अवस्था में, अभी साम्य अवस्था में। किसमें स्थित है भाई, ये साम्य अवस्था में। ठीक है, तो जब कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर साम्य अवस्था में स्थित होगा, ठीक है, तो अब हमें क्या करना, इस एक समान विद्युत क्षेत्र को, ठीक है, थीटा कोण पर घुमाना। इस पर घुमाना थीटा कोण पर, यानी कि जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है इसे यहाँ से थोड़ा घुमा कर रखा है। ठीक है, जैसे ही हम इसे घुमाएंगे तो इसमें घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा तो मुझे उस कार्य का ही क्या करना, सूत्र स्थापित करना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव को ऐसा घुमा के ऐसा रख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसा घुमाया इस तरीके से, देखो ए बी विद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया। घुमाने के पश्चात ये ए बी विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से स्थित हो गया। ठीक है, यानी कि अब मैंने ऐसा घुमा कर रखा। अब ये नया विद्युत द्विध्रुव बना ए डैश बी डैश, मैंने ऐसा नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक है, इसे कितने कोण पर घुमाया मैंने, थीटा कोण पर। कितने कोण पर घुमाया, थीटा कोण पर। ठीक है, ये थीटा कोण पर घुमाया। यहाँ पर ये जो बिंदु, जिस बिंदु पर घुमा इसे मैंने कह दिया ये ओ बिंदु है। क्या है भैया, ओ बिंदु। अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला कोण भी देखो, इसका सिरा मिला हुआ, सिरा मिले हुए को बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो मैंने कह दिया कि ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। कितना होगा ये, थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमने ये थीटा कोण को घुमा कर दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें हमें विस्थापन भी निकालना। क्या निकालना, विस्थापन। क्योंकि अगर हमें किसी भी उसमें कार्य निकालना होता तो कार्य के बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखो मुझे बल भी दर्शाना पड़ेगा और विस्थापन भी दर्शाना पड़ेगा। अब ये देखो ए बी विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए बी विद्युत द्विध्रुव पर क्या होते हैं, विपरीत आवेश उपस्थित होते हैं। अगर एक पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तो दूसरे पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बल निकाल लेंगे हम तो वो इधर की ओर निकलेगा। उस बल को मैंने कह दिया F1 बल। ठीक है, वो क्या हो गया, F1 बल होगा हमारा क्यू ई के बराबर। ठीक है, F1 बराबर क्या होगा हमारा क्यू ई। इसी तरीके से अगर मैं माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लूंगा तो उसकी दिशा इधर होगी, वो होगा हमारा F2 बल। ठीक है, वो भी क्या होगा, क्यू ई। क्या होगा भाई, क्यू ई होगा, है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, विस्थापन निकालना। भाई बल तो मुझे पता चल गया, F1 बल है क्यू ई, F2 बल है ये भी क्यू ई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे विस्थापन निकालना। क्या निकालना, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए पहले ये जो ए बिंदु है, इस ए बिंदु को ए डैश से मिलाएंगे हम। इससे मिलाएंगे, ए डैश से हमने मिला दिया। इसी तरीके से बी बिंदु को बी डैश से मिलाओगे इस तरीके से। चलो भाई मिला दिया।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर मुझे विस्थापन निकालना कि जब मैंने ए बी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया तो इसमें विस्थापन कितना हुआ। अगर मुझे विस्थापन निकालना तो मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पर ये जो बिंदु है ए, ठीक है, इस पर यहाँ से एक लंब डाल लूंगा। क्या करूंगा, लंब डाल लूंगा। इस बिंदु को मैंने बोल दिया पी। क्या बोल दिया, एक लंब डाला मैंने 90 डिग्री पर, हम विस्थापन पता चल जाएगा विस्थापन कितना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि विस्थापन कितना हुआ, ए से लेकर पी तक का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ, एपी। ठीक है, यानी कि घूम कर इधर गया तो इसमें विस्थापन इतना आया एपी। इसी प्रकार से विस्थापन निकालना मुझे इसके लिए F1 बल के लिए। ठीक है, तो विस्थापन देखो कैसे निकाल लेंगे, इस बी बिंदु से यहाँ पर लंब डाल दो। बी बिंदु से हम क्या करेंगे, लंब डाल लेंगे। ले भाई, ठीक है, इस बिंदु यहाँ, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने क्यू, यहाँ पे मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा देखो, ये पहला क्या था, बी क्यू था, ये विस्थापित होकर उधर चले गया तो विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर, बी क्यू। कितना हुआ, बी क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो अब ये हमारा चित्र बनकर कंप्लीट हो गया। इतना ही चित्र में हमारा दर्शन है। ठीक है, चित्र समझ में आया। अब इसके आधार पर हम बनाएंगे थ्योरी। क्या बनाएंगे, थ्योरी। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ से, माना एक समान विद्युत क्षेत्र, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में। ठीक है, हमने सबसे पहला मान लिया, माना ए बी जो विद्युत द्विध्रुव था, ठीक है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ए बी विद्युत द्विध्रुव, ए बी विद्युत द्विध्रुव, ए बी विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, हमने बोल दिया, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ए बी विद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में, ठीक है, साम्य अवस्था में स्थित है। ठीक है, पहले कौन सी अवस्था में था, ये साम्य अवस्था में, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने कह दिया साम्य अवस्था में स्थित है। हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव को, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था से थीटा कोण पर, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण पर, थीटा कोण पर घुमाने में, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने में, किए गए कार्य का, किए गए कार्य का सूत्र ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, बस इतनी थ्योरी लिखनी। ठीक है, देखो जो जो चीज इसमें थी मैंने वही लिखी है यहाँ पर। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ए बी विद्युत द्विध्रुव पहले कौन सी अवस्था में था, साम्य अवस्था में स्थित था। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से उठाकर थीटा कोण पर घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना था। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम, वी नाउ दैट
भाई हम जानते हैं कार्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। ये फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है भाई फॉर्मूला। अब देखो इससे निकाल लेंगे हम, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से निकाल लेंगे। हम कहेंगे अतः ए बी विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, हम कहेंगे अतः ए बी विद्युत द्विध्रुव को, अतः ए बी विद्युत द्विध्रुव को, यहाँ पर देखो ये वाला निकाल लेंगे पहले, बी क्यों दूरी, बी क्यों दूरी विस्थापित, बी क्यों दूरी विस्थापित करने में किया गया, विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, हमने कहा ए बी विद्युत द्विध्रुव को बी क्यू दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, जो किया गया कार्य होगा तो उस कार्य को मैंने कह दिया यहाँ से बी क्यू दूरी जब विस्थापित हुई तो उसे विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, W1 बराबर बल। अब यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है बी क्यू दूरी विस्थापित करने में, F1, F1 बल लगेगा गुणा विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर बी क्यू, विस्थापन कितना हुआ बी क्यू, विस्थापन कितना हुआ बी क्यू। अब देखो इसी प्रकार इसी प्रकार ए बी विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, इसी प्रकार ए बी विद्युत द्विध्रुव को अब यहाँ पर कितनी दूरी विस्थापित हुआ ये एपी। ठीक है, अब हम कहेंगे इसी प्रकार ए बी विद्युत द्विध्रुव को एपी दूरी, एपी दूरी विस्थापित, एपी दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, अब हम एपी दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा हमारा W2 इक्वल टू, ठीक है, बल क्या लगा इस पर F2 गुणा कितनी दूरी विस्थापित हुआ ये एपी दूरी, तो हम कहेंगे यहाँ से एपी। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः किया गया, किया गया कुल कार्य। ठीक है, अगर मैं किया गया अब कुल कार्य निकाल लूंगा तो कुल कार्य को हम डिनोट करेंगे W नेट से, किससे डिनोट करेंगे W नेट से। तो W नेट बराबर W1 कार्य प्लस W2 कार्य, ये दो ही तो कार्य किए जा रहे हैं, इन सबका योगफल करेंगे हम, W1 प्लस क्या होगा W2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा, अब हमने कहा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर W नेट जो होगा W1 का मान कितना निकाल रखा हमने, देखो F1 गुणा बी क्यू, ठीक है, प्लस W2, इसका मान देखो कितना निकाल रखा हमने यहाँ पर F2 गुणा एप, ये निकाल रखा। ठीक है, अब सही तरीके से देखो मैं यहाँ पर करता हूँ आगे। F1 का मान आप लोगों को पता कितना है QE। ठीक है, हमने कहा भाई W नेट इक्वल टू F1 का मान क्या है QE, भाई F1 बराबर देखो QE है। ठीक है, और गुणा में क्या है इसके BQ, प्लस इसी प्रकार से देखो F2, F2 का मान भी क्या है QE और गुणा में क्या है इसके AP। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर देखो W नेट इक्वल टू, यहाँ पर देखो QE, QE एक जैसी चीज आप लोगों को दो बार दिखाई दे रही, तो ऐसा कॉमन लेकर एक बार लिख लो। QE मैंने कॉमन लेकर एक बार लिखा तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा BQ, भाई QE तो कॉमन लेकर एक बार लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर प्लस
इसमें से भी मैंने क्यों ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा, एपी। क्या बच रहा भाई, एपी। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखो, चूंकि जब हमने ए बी विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से विस्थापित किया, साम्यावस्था से क्या करा, विस्थापित किया, यानी कि थीटा कोण में घुमाया, तो जितना विस्थापन इधर हुआ होगा इतना ही विस्थापन इधर हुआ होगा, क्योंकि साम्यावस्था से हमने धीरे धीरे तो से विस्थापित करा। तो जब इसे हम साम्यावस्था से यहाँ विस्थापित करेंगे तो विस्थापित करने में जितना विस्थापन इधर होगा इतना ही विस्थापन इधर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एपी दूरी होगी वो बी क्यू दूरी के बराबर होगी। तो हमने कहा यहाँ पर चूंकि जो हमारी एपी दूरी है वो किसके बराबर है, बी क्यू के। या तो एपी की जगह बी क्यू रख लो या बी क्यू की जगह एपी रख लो, कोई सा एक चेंज कर लो। मैंने कहा एपी क्यू ही चेंज करके तुम बी क्यू लिखो यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कहा डब्ल्यू नेट इक्वल टू, क्यों ए तो हमारा जुगा दो, ठीक है, ये बी क्यू तो लिखा हुआ जुगा तो इसे नहीं चेंज करना। ठीक है, प्लस जहां एपी दिख रहा था उसकी जगह बी क्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, बी क्यू। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बी क्यू कितना हो गया, दो बी क्यू। तो अब किसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, बी क्यू का मान निकालोगे, किसका मान निकाल लोगे, बी क्यू का। अब देखो बी क्यू का मान हम कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम चित्र से चलेंगे। चित्र में देखो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ओ क्यू बी डैश दिख रहा है ये वाला त्रिभुज। तो इसमें देखो यहाँ पर मैंने कहा ओ, यहाँ पर देखो त्रिभुज ही बना रहा है डायरेक्ट, ये वाला त्रिभुज बना रहा है, देखो ओ क्यू बी डैश ये वाला त्रिभुज होगा, ये है हमारा थीटा कोण। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, है ना। अब देखो जरा ध्यान से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। बची हुई भुजा क्या होती है, आधा। इस तरीके से होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10th क्लास में पढ़ा रखा मैंने आप लोगों की। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, ये ए डैश बी डैश एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2l। क्या होती है भाई, जब पूरी दूरी 2l है तो यहाँ पर यहाँ ओ से लेकर बी डैश तक की दूरी क्या होगी, l। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ पर कर्ण है ये कितना होगा, l होगा, होगा नहीं होगा। और मुझे चाहिए ओ क्यू दूरी, क्या चाहिए, ओ क्यू दूरी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो हम कहेंगे कोस थीटा इक्वल टू आधार तो हमारा हो गया ओ क्यू, कितना हो गया, ओ क्यू, और कर्ण क्या हो गया हमारा एल। अगर मैं ओ क्यू निकाल लूंगा तो एल की गुणा कोस थीटा के साथ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एल कोस थीटा। ठीक है, तो मुझे ओ से लेकर क्यू तक की दूरी मिलेगी एल कोस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो यहां तक तो हम समझ गए। लेकिन मुझे ओ क्यू दूरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी क्यू। क्या चाहिए, बी क्यू। अब देखो यहाँ पर मैं ओ से लेकर बी तक की दूरी लेकर चलूंगा, यहाँ पर मैं कहूंगा देखो इसी चीज को मैं आगे दर्शाऊंगा। नाउ ये पूरा दर्शा दिया मैंने, देखो अलग सा, ये ओ बिंदु है, इधर दर्शा दिया बी, इसके बीच में कहीं है क्यू। क्या है भाई, ओ से लेकर क्यू तक की दूरी अभी निकाल ली मैंने, कितनी है, एल कोस थीटा, अभी निकाल ली भाई। ओ से क्यू तक की दूरी एल कोस थीटा निकाल ली मैंने। अब जरा ध्यान से देखो ए और बी ये भी तो एक प्रकार का विद्युत द्विध्रुव था, और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2l, और उसका आधा ओ से बी यानी कि ये इसका आधा, देखो ओ से लेकर बी तक की दूरी यानी कि इसका आधा होगा, तो 2l का आधा क्या होगा, l। लो भाई l, या पूरी दूरी क्या होगी हमारी, l ओ से बी तक की। लेकिन मुझे चाहिए बी क्यू, क्या चाहिए, बी क्यू। अगर मुझे बी क्यू दूरी निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी दूरी है l और छोटी दूरी है एल कोस थीटा, तो बड़ी में अगर छोटी घटाओगे तो यह तो प्राप्त होगी आप लोगों को। तो हम कहेंगे बी क्यू दूरी जो बराबर होगी वो होगी एल। ठीक है, बी क्यू दूरी बराबर होगी एल माइनस एल कोस थीटा के। ठीक है, तो जो बी क्यू दूरी का जो मान होगा वो क्या होगा, एल माइनस
एल कोस थीटा। ठीक है, चलो रखते हैं यहाँ पर डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्यों ए तो जोगा तो भाई ब्रैकेट के अंदर देखो 2 इंटू बी क्यू की जगह क्या रखेंगे एल माइनस एल कोस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। एक छोटा ब्रैकेट लगाया, एल माइनस एल कोस थीटा लिखा और इसके अंदर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखूंगा मैं डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्यों ए तो हमारा जोगा तो एल माइनस एल कोस थीटा। अब इसमें एल एल एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही तो एल कॉमन ले लो बाहर लिखो यहाँ पर गुणा में 2 तो है था जोगा तो एल कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2l। क्या हो जाएगा 2l, तो अंदर क्या बचेगा भाई एल कॉमन लिया एल बचा तो क्या बचेगा 1 माइनस एल कोस थीटा में तो एल कॉमन ले लिया क्या बचा खाली कोस थीटा। क्या बचा कोस थीटा। अब इसे सही करके लिख लो बस देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर मैंने कहा डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्यों जोगा तो गुणा ये 2l पहले लिख दो, लो भाई 2l और ई बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ रहा क्योंकि गुणा में कोई भी चीज हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये लो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे यहाँ पर चूंकि क्यों गुणा 2l ये तो हमें पता ही किसके बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P के बराबर होता है। तो हम कहेंगे W नेट इक्वल टू इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे हम क्या लिखा जाएगा इसकी जगह P। ठीक है, और इनटू में क्या है इसके E। ठीक है, फिर इनटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और यही क्या होता है ए भी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य होता है। कोई दिक्कत, चलो नोट करो फिर।